प्रिय विद्यार्थियों, ये पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के सिलेबस में हम लोग तीसरे सेक्शन के अंतर्गत गत कक्षा में सामाजिक नियंत्रण के अध्याय के बारे में कुछ बातें आपके साथ की थी और इस तृतीय खंड में इससे पूर्व हमने सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक गतिशीलता के बारे में बात की थी। उसी क्रम में अगला अध्याय आपका सामाजिक नियंत्रण का अध्याय है। सामाजिक नियंत्रण के अध्याय में हमने आपको यह बताने की कोशिश की थी कि प्रत्येक समाज एक आत्मनिर्भर इकाई है और इस कथन से तात्पर्य है कि समाज के अनेक सदस्य होते हैं, अनेक व्यक्ति समाज में रहते हैं और इन अनेक व्यक्तियों की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे व्यक्ति की कुछ शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, मानसिक आवश्यकताएं होती हैं, राजनीतिक आवश्यकताएं होती हैं, सांस्कृतिक आवश्यकताएं होती हैं, आध्यात्मिक आवश्यकताएं होती हैं। क्योंकि समाज एक आत्मनिर्भर इकाई है और समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर ही होती है। यानी कि व्यक्ति किसी समाज का सदस्य है तो उस समाज की यह ड्यूटी है, यह जिम्मेदारी है, यह उसका दायित्व है कि अपने सदस्यों की तमाम प्रकार की आवश्यकताओं की वह पूर्ति करे। इसीलिए कहा जाता है कि समाज एक आत्मनिर्भर इकाई है। और इसके अंतर्गत यह आपको बताने की कोशिश की थी कि व्यक्ति की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं हैं और प्रत्येक समाज ने अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ नियम बना रखे हैं जिनको हम लोग सामाजिक मूल्यों और मानदंड कहते हैं। ठीक है, यानी कि व्यक्ति की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं हैं और इन अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर ही होती है। लेकिन प्रत्येक समाज ने अपने प्रत्येक सदस्य की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कुछ नियम बना रखे हैं जिनको हम लोग सामाजिक मूल्य कहते हैं। ठीक है, हर समाज में ऐसे नियम हैं जो वहां के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति की किसी प्रकार की आवश्यकता है और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने ढंग से नहीं कर सकता, अपने मन मर्जी से, अपने मनमाफिक ढंग से नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वह समाज उसको बताता है कि आपकी इस प्रकार की आवश्यकता है और इस प्रकार की आवश्यकता पूर्ति करने का ये तरीका है। जैसे कि हमने गत कक्षा में आपको एक उदाहरण के द्वारा बताने का यह प्रयास किया था कि हमारी मिठाई खाने की इच्छा है तो मिठाई खाने की इच्छा तो बताएगा भैया कि आप इसी बाजार में जाएं दुकान पर और दुकानदार से मिठाई का मोल भाव करें, अपनी जेब की व्यवस्था देखें और मिठाई तुलवाएं, बदले में भुगतान करें और मिठाई खाएं। अगर आपकी कोई जेब की व्यवस्था नहीं है, आपके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपको अपनी मिठाई खाने की इच्छा का दमन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक समाज ने अपने प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करने का एक तरीका सुझाता है जिसको हम लोग सामाजिक मूल्य और सामाजिक मानदंड कहते हैं। और इन सामाजिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों को कैसे सीखें, इसके अंतर्गत हमने आपको गत कक्षा में भी बताने की कोशिश की थी कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक नियमों, सामाजिक मूल्यों, सामाजिक मानदंडों को आत्मसात करता है, अपने अंदर उतारता है, अपने जहन में उतारता है, अपने आत्म का विकास करता है, अपने सेल्फ का डेवलपमेंट करता है। और हम कहते हैं कि यह व्यक्ति समाज का एक क्रियाशील सदस्य है जो समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के अंतर्गत रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि आपकी इस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करने का तरीका ये है। ठीक है, क्योंकि हम जब सामाजीकरण का अध्याय देखेंगे तब आपको विस्तार से बताने की कोशिश की जाएगी कि सामाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है, एक आजन्म प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। आखिर ऐसी क्या प्रक्रिया है जो कि आजन्म है? ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत रहकर व्यक्ति सामाजिक नियमों, सामाजिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों को सीखता है और समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनता है। आजन्म प्रक्रिया ऐसी है, इसलिए है क्योंकि व्यक्ति को अपने जीवन काल में उसको अनेक परिस्थितियां मिलती चली जाती हैं। व्यक्ति को जन्म के पश्चात और मृत्यु तक अनेक परिस्थितियां मिलती चली जाती हैं और इन परिस्थितियों के अनुसार भूमिकाओं का निर्वाह करना व्यक्ति सीखता चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि समाजीकरण एक आजन्म प्रक्रिया। तो कहने का तात्पर्य, समाज एक आत्मनिर्भर इकाई है। समाज के सब सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जिम्मेदारी समाज की है और समाज व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का तरीका बताता है कि आप इस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें।
तो प्रत्येक समाज में ऐसे नियम होते हैं जो उसके सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, नियमित करते हैं। यानी कि व्यक्ति समाज में रहकर अपने ढंग से मनमर्जी से समाज के द्वारा विपरीत जाकर व्यवहार नहीं कर सकता। जब सामाजिक नियंत्रण की जहां तक बात है, सामाजिक नियंत्रण क्या है? जब समाज में विपथगामी व्यवहार, सामाजिक नियंत्रण विपथगामी व्यवहार को रोकने की एक प्रक्रिया है, रोकने का एक साधन है। सामाजिक नियंत्रण एक साधन के रूप में काम करता है जो समाज में व्यक्ति के द्वारा किए गए विपथगामी व्यवहार को रोकता है या विपथगामी व्यवहार को कम से कम करने की कोशिश करता है, उसको सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि टालकट पार्सन्स कह रहे थे कि सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है, टालकट पार्सन्स ने कहा था अपने कथन में कि सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है, एक वह साधन है जो विपथगामी व्यवहार की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल डालता है। विपथगामी व्यवहार की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल डालता है। इसका तात्पर्य यानी कि विपथगामी व्यवहार समाज में फैले, विपथगामी व्यवहार का विस्तार हो, उससे पहले ही विपथगामी व्यवहार को रोक देता है, उसको दबा देता है, ताकि समाज की व्यवस्था संतुलित रूप से चलती रहे। दैट इज सोशल कंट्रोल, उसको सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। और यह सामाजिक नियंत्रण विभिन्न साधनों के माध्यम से होता है। विशेष रूप से जो सामाजिक मूल्य और सामाजिक मानदंड होते हैं, जिसको हम लोग सामाजिक नियम कह रहे हैं, वे सामाजिक नियम समाज में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये सामाजिक नियम, सामाजिक मूल्य और मानदंड, इनको व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के अंतर्गत हमने टालकट पार्सन्स की बात की थी, बोटोमोर की बात की थी, जहां पर बोटोमोर कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण से अभिप्राय मूल्यों और आदर्शों के उस संकलन से है जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह के बीच तनाव और संघर्ष को दूर अथवा कम किया जा सकता है। यानी कि कम से कम तनाव हो, कम से कम संघर्ष हो, या इनको पूरी तरह से दूर किया जा सके। साथ ही टालकट पार्सन्स ने कहा था कि सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो अपेक्षित व्यवहार और वास्तविक व्यवहार के अंतर को कम करता है। अपेक्षित व्यवहार से तात्पर्य हमने बताने का प्रयास किया था कि समाज हमसे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहा है और हम वास्तव में किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से समाज के द्वारा बताया, समाज के अपेक्षित व्यवहार और व्यक्ति के द्वारा किए गए व्यवहार के अंतर को कम करना टालकट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक नियंत्रण है। इसी प्रकार से ओबर्न एंड निमकोफ की चर्चा की थी। ओबर्न एंड निमकोफ कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया, वह साधन है जिसके द्वारा समूह है सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है। ठीक है, यानी कि समाज में विचलन नहीं हो, समाज के सदस्य भटके नहीं, नियमहीनता या विपथगामी व्यवहार फैले नहीं, उसको सीमित करता है या नियंत्रित करता है। दैट इज सोशल कंट्रोल। ये सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। सामान्य आपके पाठ्यक्रम के अनुसार 5 प्रकार के सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों को उल्लेख किया गया है। चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, सकारात्मक व नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण, संगठित असंगठित व सहज सामाजिक नियंत्रण, औपचारिक व अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। सर्वप्रथम हम लोग चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया का संबंध हमारे मूल्यों से है, ये बात हम स्पष्ट कर चुके हैं, क्योंकि मूल्यों के विपरीत जाना ही विपथगामी व्यवहार है। तो सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया का संबंध हमारे मूल्यों से है। जब कोई विचार या आदर्श हमारे मूल्यों का अंग बन जाता है, समाज में प्रचलित कोई विचार है, आदर्श है, नियम है, मूल्य है, वे जब हमारे मूल्यों का अंग बन जाता है तब वह हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से जम जाता है और हम व्यवहार करते समय उसके प्रति इतने अधिक निष्ठावान हो जाते हैं कि हमें वैसा करने के लिए सोचने समझने की बार बार आवश्यकता नहीं रहती है। अर्थात वह विचार हमारे व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। इसके विपरीत बहुत से व्यवहारों के प्रति हम इतने अधिक सचेत रहते हैं कि उनका ध्यान रखते हैं। एक बात स्पष्ट है कि सामाजिक नियंत्रण का अभिप्राय सामाजिक मूल्यों से है, सामाजिक मानदंडों से है, सामाजिक नियमों से। समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया में जब व्यक्ति हिस्सा लेता है तो जो सामाजिक मूल्य और सामाजिक मानदंड या सामाजिक नियम है वे हमारे विचारों में, हमारे मनोमस्तिष्क में इतने घर कर जाते हैं कि हमको बार बार सोचने की जरूरत नहीं होती कि हमको हमारी इस प्रकार की आवश्यकता है और इस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमको कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जहन में बैठ जाता है, हमारे मस्तिष्क में जम जाता है, हमारी आदत में शुमार हो जाता है। इसलिए
व्यवहार करते समय, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते समय हमें बार बार सोचना नहीं पड़ता कि हमको किस प्रकार का व्यवहार करना है, या मेरी इस प्रकार की आवश्यकता है, इस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करने की मुझे कौन सा तरीका अपनाना है, सोचने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का जो सामाजिक नियंत्रण है, इस प्रकार का सामाजिक नियंत्रण अचेतन सामाजिक नियंत्रण कहलाता है, जिसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। उदाहरण के द्वारा हम इसको इस प्रकार से बता सकते हैं कि क्लासरूम में जब स्टूडेंट प्रवेश लेते हैं, कक्षा कक्ष में जब विद्यार्थी प्रवेश करते हैं, तो वे घुसते ही है, सोचते नहीं है कक्षा कक्ष में कि हमको बोर्ड के पास जो कुर्सी रखी है वहां बैठना है, या किसी टेबल पर जाके बैठना है, या किसी कुर्सी पर जाकर बैठना है, क्योंकि वो हमारी आदत में शुमार हो गया, अचेतन रूप से हमारे दिमाग में घर कर गया कि कक्षा कक्ष में जो ब्लैक बोर्ड के पास जो चेयर रखी है या जो डायस है वो टीचर का है, और सामने जो कुर्सियां पड़ी हैं या जो बेंच पड़ी हैं, जो स्टूल्स रखी हैं, वो हम विद्यार्थियों के लिए है। इसलिए कक्षा कक्ष में प्रवेश करते ही विद्यार्थी सब अपनी अपनी चेयर्स पर, अपने अपने स्टूल्स पर जाकर बैठते हैं, ना कि बोर्ड पर रखी हुई कुर्सी के पास जाकर बैठते हैं। इस प्रकार का जो नियंत्रण है वो अचेतन सामाजिक नियंत्रण। जबकि कुछ व्यवहार व्यक्ति सोच समझ कर करता है कि मेरी इस प्रकार की आवश्यकता है, इस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए मुझे कौन सा तरीका अपनाने जाना चाहिए, या समाज में रहकर मैं सोचूं कि मुझे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार के नियंत्रण को चेतन नियंत्रण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई विद्यार्थी जब टीचर बन जाता है तो जब प्रथम बार, द्वितीय बार या 2-3 बार जब कक्षा कक्ष में जाता है तो वो सोचता है कि अब मैं विद्यार्थी नहीं हूं, मैं एक शिक्षक हूं, और शिक्षक की क्या भूमिका होती है, मुझे शिक्षक की परिस्थिति मिली है। पहले मैं विद्यार्थी था, लेकिन अब विद्यार्थी के नहीं, मेरी परिस्थिति विद्यार्थी की परिस्थिति नहीं है, मेरी परिस्थिति अब एक शिक्षक की परिस्थिति है, और शिक्षक की परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार से भूमिकाओं का निर्वहन करना चाहिए, कक्षा कक्ष में किस प्रकार से प्रवेश करना चाहिए, विद्यार्थियों से किस प्रकार से गैप रखना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पे आकर किस प्रकार से खड़े होना चाहिए, मुझे किस प्रकार का पहनावा पहनना चाहिए, मुझे विद्यार्थियों से किस प्रकार से वार्तालाप करना चाहिए, विद्यार्थियों के अभिभावकों से मुझे किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ये सारी बातें उसको सोचनी होती है। इस प्रकार के नियंत्रण को चेतन नियंत्रण कहा जाता है। यही चेतन नियंत्रण आगे जाकर अचेतन नियंत्रण में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि जब बार बार रोज रोज वो इसी प्रकार का व्यवहार करेगा, वो उसकी आदत में शुमार होगा, और वो फिर आगे जाकर अचेतन सामाजिक नियंत्रण का रूप धारण कर लेगा। दूसरा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य ऐसे नियंत्रण से है जो व्यक्ति पर उसके बहुत समीप के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। डायरेक्ट सोशल कंट्रोल, व्यक्ति को पता होता है कि मेरे व्यवहार को कौन नियंत्रित करता है, यानी कि ऐसा सामाजिक नियंत्रण जो व्यक्ति के करीबी लोगों के द्वारा, व्यक्ति के आसपास के समीप के लोगों के द्वारा किया जाता है, जैसे माता पिता, गुरु के द्वारा, मित्र अथवा पड़ोसियों के द्वारा। जब किसी व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण लगाया जाता है, इस प्रकार के नियंत्रण को प्रत्यक्ष नियंत्रण कहा जाता है। इस नियंत्रण की प्रतिक्रिया उसके द्वारा की गई आलोचना या प्रशंसा, सम्मान या बहिष्कार के रूप में देखी जा सकती है। इस नियंत्रण का प्रभाव व्यक्तित्व पर अधिक गहराई से पड़ता है, क्योंकि ये लोग व्यक्ति के सामाजिकरण के माध्यम है, यानी कि अपने करीबी लोगों के द्वारा, नजदीकी लोगों के द्वारा, परिवार के सदस्यों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, गुरु के द्वारा, मित्रों के द्वारा या पड़ोसियों के द्वारा जब व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है, इस प्रकार के नियंत्रण को प्रत्यक्ष नियंत्रण कहते हैं। और प्रत्यक्ष नियंत्रण सामान्यतः प्राथमिक समूह के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण से तात्पर्य व्यक्ति के शेष सामाजिक व भौतिक वातावरण द्वारा उस पर नियंत्रण से है, यानी कि प्राथमिक समूह के सदस्यों ने व्यक्ति पर नियंत्रण लगा दिया, वो तो हो गया प्रत्यक्ष नियंत्रण। इसके अतिरिक्त जो सामाजिक आवरण है, भौतिक वातावरण है, उस पर, उससे जो व्यक्ति पर नियंत्रण लगता है, उसको अप्रत्यक्ष नियंत्रण कहा जाता है। विभिन्न संस्थाओं या समूहों द्वारा लगाया गया बंधन अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। कहने का तात्पर्य प्रत्यक्ष नियंत्रण तो प्राथमिक समूहों द्वारा होता है, और प्रत्यक्ष नियंत्रण तो प्राथमिक समूह द्वारा और अप्रत्यक्ष नियंत्रण द्वितीयक समूह द्वारा होता है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण है। सामाजिक नियंत्रण का तीसरा प्रकार है सकारात्मक व नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। और सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य, सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण में तो व्यक्ति को समाज अपेक्षित व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है।
सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहार के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाता है, उनके लिए कुछ पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार के नियंत्रण को सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। जबकि नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य है कि व्यक्ति जब समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के विपरीत जाकर व्यवहार करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान होता है, सजा का प्रावधान होता है। इस प्रकार का नियंत्रण नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि महाविद्यालय में विद्यार्थी अगर अधिक से अधिक अनुशासन बनाए रखेंगे तो उनको वार्षिक उत्सव पर प्राचार्य महोदय की तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार उसका प्रमाण पत्र हो सकता है, कोई भौतिक वस्तु हो सकती है, उसको सम्मान हो सकता है। सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। महाविद्यालय में अगर विद्यार्थियों ने 75% से कम उपस्थिति दी तो उनको नॉन कॉलेजिएट घोषित कर दिया जाएगा। दंड का प्रावधान कि विद्यार्थियों की महाविद्यालय में उपस्थिति कैसे बढ़े, एक नकारात्मक प्रभाव कि आपको दंडित किया जाएगा अगर आप महाविद्यालय में 75% उपस्थिति नहीं दी जाए। इस प्रकार का नियंत्रण नकारात्मक नियंत्रण कहलाता है, ठीक है। किम्बल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को दो भागों में बांटा है। ये जो वर्गीकरण है ये किम्बल यंग का वर्गीकरण है, जिसमें उनका कहना है कि सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य है कि व्यक्ति को पुरस्कार देकर उसे सही व्यवहार करने की प्रेरणा देना, अर्थात उस पुरस्कार को पाने के लिए व्यक्ति सही व्यवहार करे, एक सकारात्मक कदम है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया कि अनुशासन विद्यार्थी रखेगा तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा। और इसके विपरीत नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य किम्बल यंग कहते हैं कि ऐसे दंड की व्यवस्था करने, इसके अंतर्गत दंड की व्यवस्था करने से है जिसके भय से विपथगामी व्यवहार को रोका जा सके, जैसे जेल है, फांसी है, जुर्माना है, या समाज द्वारा उपहास की दृष्टि से देखा जाना नकारात्मक नियंत्रण में आता है। यानी कि नकारात्मक नियंत्रण समाज में सामाजिक नियंत्रण में अधिक प्रभावकारी होता है। ये किम्बल यंग का वर्गीकरण है। नेक्स्ट है संगठित असंगठित और सहज सामाजिक नियंत्रण। ये जो वर्गीकरण है ये गुरविच व मूर का वर्गीकरण है, संगठित असंगठित और सहज सामाजिक नियंत्रण। इसमें भी कहते हैं 3 प्रकार के सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप गुरविच और मूर ने बताए हैं। उनके अनुसार संगठित नियंत्रण का अभिप्राय उस नियंत्रण से है जो अनेक छोटी बड़ी एजेंसियों और व्यापक नियमों के द्वारा किसी निश्चित ढांचे के अंदर व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। संगठित नियंत्रण बहुत अधिक नियमबद्ध होते हैं, ठीक है। जैसे विवाह है, परिवार है, स्कूल है, दफ्तर है, ऐसी संस्थाओं के द्वारा लगाए गए नियम संगठित नियम, ऐसी संस्थाओं के द्वारा लगाए गए नियंत्रण संगठित सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है असंगठित सामाजिक नियंत्रण। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक नियम और प्रतीक आते हैं। गुरविच और मूर के अनुसार असंगठित सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत जो है सांस्कृतिक नियम और प्रतीक आते हैं। जैसे संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति का सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। परंपराएं व्यक्ति के सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जन्मजात रूढ़ियां और सामाजिक मानदंड, ये सारे के सारे व्यक्ति के सामाजिक नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावकारी होते हैं। तो इस प्रकार से गुरविच एवं मूर के अनुसार ये परंपराएं, रूढ़ियां, प्रथाएं और ये जो सामाजिक मानदंड है ये असंगठित सामाजिक नियंत्रण के साधन है। इसके अलावा उन्होंने बताया सहज नियंत्रण। सहज सामाजिक नियंत्रण का आधार गुरविच एवं मूर के अनुसार व्यक्तियों के अनुभव और उनकी आवश्यकताएं हैं। व्यक्ति को किन्हीं कार्यों को करने की प्रेरणा स्वतः ही मिलती है और वह स्वयं उन्हें करने के तरीके सीखता है। विभिन्न परिस्थितियों की विशिष्टता के अनुसार एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं व अनुभव के आधार पर उस स्थिति में नियंत्रित व व्यवहार करता है। यानी कि सहज से तात्पर्य व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार को नियंत्रित करना सीखता है और समाज के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला जो सामाजिक नियंत्रण का प्रकार है वो है औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक नियंत्रण वह नियंत्रण है, औपचारिक का मतलब वह नियंत्रण है जिसका एक लिखित रूप होता है, लिखित कानूनों के द्वारा प्रभावित होता है तथा जिसे व्यक्ति को मानना ही पड़ता है। इनका विरोध करने पर संबंधित संस्था द्वारा दंड देने की व्यवस्था होती है,
ठीक है। जैसे हम बात करें कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, जेल है, ये सारे के सारे औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के आधार है। यानी कि इसका एक निश्चित लिखित कानून होता है और कुछ संस्थाएं होती हैं जो व्यक्ति को दंड का प्रावधान देती हैं। इस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण औपचारिक सामाजिक नियंत्रण होते हैं। जबकि इसके ठीक विपरीत अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य जिसका कोई लिखित रूप नहीं होता है, लेकिन औपचारिक सामाजिक नियंत्रण से अधिक समाज में प्रभावकारी होते हैं। तो औपचारिक सामाजिक नियंत्रण वह नियंत्रण है जिसका विकास समूह अपने कल्याण के लिए करता है। यह औपचारिक नियंत्रण से अधिक प्रभावी हो सकता है। औपचारिक नियंत्रण का संबंध राज्य से न होकर समाज से है। जैसे कि मैंने बताया था कि अनौपचारिक की हम लोग बात करें, औपचारिक साधन तो क्या है, राज्य का, सरकार का होता है क्योंकि उसका लिखित कानून होता है, जेल होती है, प्रशासन होती है, पुलिस होता है। जबकि अनौपचारिक जो सामाजिक नियंत्रण है उसका विकास समूह अपने कल्याण के लिए करता है। यह औपचारिक नियंत्रण से अधिक प्रभावशाली हो सकता है और उस समूह से जिसमें व्यक्ति रहता है, अतः वह अपने समूह को अप्रसन्न न करने की दृष्टि से प्रथाएं, जनरीतियां, सामाजिक मानदंड, नैतिकता, धर्म, नेतृत्व तथा जनमत अनौपचारिक नियंत्रण के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। यानी कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत तो लिखित कानून होते हैं और उनको मनवाने के लिए सरकार होती है, सरकार की कुछ संस्थाएं होती हैं, जैसे कि हमने बताया कि पुलिस है, प्रशासन है, जेल है, कैद है, सजाओं का प्रावधान है। इसका ठीक विपरीत अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का कोई लिखित रूप नहीं होता है, लेकिन औपचारिक सामाजिक नियंत्रण से अधिक प्रभावशाली होते हैं। समाज में जो धर्म है, जो नैतिकता है, जो परंपराएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो प्रथाएं हैं, जो परिपाटियां हैं, जो समाज के अपने स्तर पर बनाए गए नियम हैं, वे अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य समाज में विभिन्न व्यक्तियों को सामाजिक मानदंड के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। ये तमाम जो सामाजिक नियंत्रण के साधन होते हैं, इन ये जो सामाजिक नियंत्रण के प्रकार हैं, इन सामाजिक नियंत्रण के जो प्रकारों के अंतर्गत इनको प्रभावी बनाने के लिए समाज अपनी जगह कार्य करता है। ठीक है। और सामाजिक नियंत्रण से तात्पर्य कि समाज की व्यवस्था संतुलित रूप से बनी रहे, समाज के सब सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के अनुसार होती रहे, विपथगामी व्यवहार नहीं हो, कम से कम हो। ठीक है। और समाज की व्यवस्था संतुलित रूप से चलती रहे, यह उद्देश्य है सामाजिक नियंत्रण। तो ये सामाजिक नियंत्रण के कुछ विभिन्न स्वरूप थे। थैंक यू।